यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। वेलकम टू यूपीएससी प्रेप लैब। आज के इस लेक्चर में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 के सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के देखने वाले हैं। देखिए, पीवाईक्यूज को करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे एक्ट एज अ गाइड। बिकॉज कंटेंट तो आपके पास है, लेकिन उस कंटेंट को प्रिपेयर कैसे करना है, बिकॉज एट लास्ट आपको उस कंटेंट का यूज करके क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि आप पहले क्वेश्चंस को एनालाइज कर लें, उनको अच्छे से देख लें और उसके बाद आप शुरू करें अपनी प्रिपरेशन। बिकॉज उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो हम ये सीरीज लेकर आ रहे हैं जहां पर हम सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज आपको सभी पीवाईक्यूज जो आए हैं प्रीलिम्स में वो करवाएंगे। तो लेट अस टुडे स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज ऑफ ईयर 2025 के। जी हाँ, पीवाईक्यूज हम सॉल्व करने आज वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, लेक टंगनियाका, लेक टोनले सैप एंड पैटोस लगून। थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज इक्वेटर पासेस। इक्वेटर इनमें से कहां से, कौन कौन सी लेक से पास करती है। देखिए, लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, स्पेसिफिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और जो ग्रेट लेक का रीजन है यूएस का, चाहे वो अफ्रीका की ग्रेट लेक्स हो, रशिया में भी कुछ लेक्स हैं जैसे कि लेक बैकल है, इन सब के बारे में आपको ऑफ कोर्स पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, और एक टिपिकल यूपीएससी फॉर्मेट में क्वेश्चन आया है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो आंसर इज, एज यू कैन सी, ओनली यस, नन ऑफ देम। लेक टांगनियाका जो है वो 3 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है। लेक टोने आप देख सकते हैं 12 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है। और पाटोस लगून इज लोकेटेड एट 30 डिग्री साउथ इन सदर्न ब्राजील। ये कंबोडिया में है, ये तंजानिया में है, जैम्बिया में है, डीआरसी में है, बरूंडी में है। तो एक भी ऐसी लेक नहीं है जहां से इक्वेटर पास होती है। एंड हेंस माय डियर फ्रेंड्स, द आंसर एज यू कैन सी इज नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड एक क्वेश्चन था। देखो, मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा था जहां पर आपको लॉजिक लगाना था। बेसिकली अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो ठीक है, और अगर आपने इसको रीड किया हुआ है, कहीं कभी कुछ पढ़ा हुआ है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको इन सब लेक्स की लोकेशन नहीं पता तो इस क्वेश्चन को ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग छोड़कर आए होंगे। और मुझे लगता है कि सिर्फ 5 to 10% कैंडिडेट्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। सीरियस कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सो इट वाज डेफिनेटली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये बात करता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022-2023। देखो, टर्मरिक हमारे देश में एक मसाला है और हमारे खाने में ये डलता ही डलता है। हर एक चीज में, चाहे कोई सब्जी बनाए, दाल बनाए, एक पिंच ऑफ सॉल्ट हम डाल देते हैं टर्मरिक की। और दूध में भी हम हल्दी डाल के पीते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। मोर देन 30 varieties ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, ऑफ कोर्स हो सकती हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। ठीक है, अब अगेन टिपिकल यूपीएससी ऑप्शंस आपको यहां पर दिखाई पड़ते हैं मेरे भाई। और अगर आप नीचे जाकर इसके आंसर को ध्यान से देखते हैं तो यू विल फाइंड व्हाट, यस गाइस, द आंसर इज राइट। इंडिया, जी हां, इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक एंड एक्सपोर्टर। और ऑफ कोर्स ये ट्रॉपिकल रीजन में उगता है। जितनी भी स्टेट्स हैं यहां पर आप देख सकते हैं, दे आर मोस्टली ट्रॉपिकल। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल ठीक बात है, द आंसर इज ऑल ऑफ देम। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव ऑन करेंगे। Which of the following are the evidences of the phenomena of continental drift? देखिए, continental drift की क्या इसमें से है? The belt of ancient rocks from Brazil coast matches with from the western African coast. देखो, continental drift simply एक बात ये कहती है कि आज से 200 बिलियन ईयर्स एगो वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ कनेक्टेड थे। यानी कि देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पैनजिया। पैन यानी कि ऑल, हम कहते हैं ना पैन अमेरिका, पूरा अमेरिका, पैन इंडिया, पूरा इंडिया, ऐसे ही पैनजिया यानी कि पूरी अर्थ एक साथ कनेक्टेड थी, पूरे कॉन्टिनेंट्स एक साथ कनेक्टेड थे पैनजिया के रूप में। और वहीं पर देयर वाज पैंथेलासा। व्हाट इज पैंथेलासा? पैंथेलासा इज अ सुपर ओशन दैट वाज सराउंडिंग द पैनजिया। तो अगर सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ कनेक्टेड थे तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड सेम रॉक्स इन द ब्राजील कोस्ट एंड द वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट। बेसिकली लास्ट ईयर भी यही क्वेश्चन आया था, 2024 की बात करें तो वहां पर क्वेश्चन ये आया था कि जो गोल्ड है वेस्ट अफ्रीका में, उसका सोर्स अक्रॉस द अटलांटिक ओशन ब्राजील के अंदर है, ब्राजील के प्लेट्यू में है।
और उसी से रिलेटेड ये वाली स्टेटमेंट भी है। तो आप देख रहे हैं पार्शियली क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली राइट। द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। अगेन सेम चीज, वही चीज। घाना को गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है, गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री के रूप में घाना को हमेशा से देखा जाता है। एंड यस, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजीलियन प्लेट्यू एज यू कैन सी। The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses. Yes, my dear friends, first 2 and 3 all statements are correct. Answer is basically C. ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है यार। So this is Brazilian plateau. आप देख सकते हैं मैचिंग रॉक्स आपको यहां पर मिल रही है as you can see। जी हाँ दोस्तों, 1 statement is right, 2 is right, 3 is right। As you can see, all 3 are textbook evidence of continental drift theory and hence the answer is all of them, all of the above। next question पे आते हैं। next question आता है, the amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in the equatorial and polar regions। अब देखो यहां पर आप सिंपली सोचो, इंडिया के अंदर भी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा कब होते हैं, पोल्यूशन ज्यादा कब आता है, जब ठंड आ रही होती है। नवंबर दिसंबर में दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, यस और नो, बिकॉज उस टाइम पे ज्यादा डस्ट उड़ती है, ड्रायर मौसम हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग मॉनसून जब वेटर फेज होता है ना, तो आप देख सकते हैं वेटर फेज के दौरान इतना ज्यादा इशू नहीं होता है, ठीक है, पोल्यूशन का। मॉनसून के दौरान इंडिया के जो हवा है स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की, वो काफी साफ रहती है। तो ऑफ कोर्स जब इंडिया में ठंड आ रही है, यानी कि सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में ठंड रहती है मोस्टली, मतलब वैसी ड्राइनेस रहती है, तो वहां पर डस्ट पार्टिकल्स ऑफ कोर्स ज्यादा रहेंगे। ठीक है, एंड इन द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स, ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। पोलर रीजन्स में जो जमीन है वो तो है ही नहीं, उसके ऊपर बर्फ है, तो वहां पर डस्ट पार्टिकल्स उड़ेंगे ही कैसे, बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स को आइस ने कवर किया हुआ है, लॉजिकल बात है। एंड लास्टली अगर आप देखें, इक्वेटोरियल रीजन में जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो काफी वेट रहती है, इट इज क्वाइट वेट, है ना। नाउ स्टेटमेंट 2 कहती है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। ये गलत दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव मोर ड्राई विंड्स, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज नॉट करेक्ट, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आंसर विल बी सी, 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट। तो इसका यार ये आंसर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पोलर एरियाज में लो डस्ट है, टेम्परेट एरियाज में हाई डस्ट है, इक्वेटोरियल रीजन्स में लो डस्ट है, देन टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में अगेन हाई डस्ट है, ड्राई विंड्स हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया, तो आप देख सकते हैं एज यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इजी क्वेश्चन था आई वुड से। अच्छा थोड़ा सा बड़ा मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे, सॉरी या। तो क्वेश्चन स्टेट्स इन जनवरी in the north hemisphere the isotherms bend equatorward while crossing the land masses and polewards while crossing the oceans। देखो यार, recent times में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम एनालिसिस ऑफ द मैप्स। अगर आप अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक खोलकर देखते हैं तो उसमें जितने भी मैप्स हैं उसके एनालिसिस पर क्वेश्चन आ रहा है। तो यूपीएससी के पास भी यार क्वेश्चन की जो क्वेश्चन बैंक है वो खत्म होता जा रहा है ना, यानी कि यूपीएससी डोंट हैव मच मटेरियल टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम। तो यूपीएससी ने अब क्या किया, शुरू मैप से वो क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। देखो, तो इन जनवरी इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटरवर्ड। अब इसका मतलब क्या है ना, ये समझते हैं। इक्वेटर वर्ड क्या है, वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस। अगर आप लैंड मास को क्रॉस कर रहे हैं तो आप ओशन में जा रहे हैं, यानी कि अगर आप लैंड टू ओशन जाएं तो आपका आइसोथर्म बेंड हो रहा है टूवर्ड्स द ओशंस, सॉरी टूवर्ड्स द इक्वेटर, एंड उसका उल्टा पोलवर्ड होगा व्हेन यू क्रॉसिंग द ओशंस। तो आप सबसे पहले वर्ड्स के खेल को समझें, यूपीएससी क्या पूछ रहा है। ठीक है, और आइसोथर्म्स आप सभी को पता है क्या होते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके इस स्टेटमेंट को सही से डिसाइफर करते हैं। देखो, सबसे पहले आइसोथर्म्स
आर दोज लाइंस दैट कनेक्ट प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। आइसो यानी कि इक्वल, थर्म यानी कि टेम्परेचर। आइसोथर्म, आइसोथर्म, समझ रहे हैं? दूसरी चीज, जब आप आइसोथर्मल मैप्स देखते हैं वर्ल्ड के, आपके एनसीईआरटी में एक जनवरी का आइसोथर्म दिया हुआ है। जनवरी के अंदर नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर्स होती हैं और साउथ हेमिस्फीयर में समर होती है। और वहीं दोस्तों, अगर आप जून का या फिर जुलाई का मैप दिया हुआ है जो आपके एनसीईआरटी में, जुलाई में नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर्स होती हैं और साउथ हेमिस्फीयर में विंटर्स होती हैं। ठीक है, अब इशू क्या आता है कि जो समर्स हैं, समर्स में जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन लैंड एंड वाटर इज हायर। आ रही बात समझ? लैंड विल बी मच मोर वार्मर एंड ओशन विल बी मच कूलर इन द समर मंथ। वही विंटर मंथ में क्या होता है कि जो ओशन है इट विल बिकम वार्मर एंड लैंड इट विल रिमेन कूलर। और इसी वजह से आपको ये बेंडिंग ऑफ द आइसोथर्म्स देखने को मिलती है। एंड द रीजन इज ओनली वन कि भाई समर में और विंटर्स में लैंड और सी के बीच में जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है उसमें एक रिवर्सल होता है। आ रही है बात समझ? रिवर्सल कैसे हुआ आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, समर्स के अंदर कॉन्टिनेंट्स आर वार्मर एंड विंटर्स के अंदर कॉन्टिनेंट्स आर कूलर। ठीक है, सिंपल एज दैट। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर। जनवरी में एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब ये सिंपली बात कर रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर की। जनवरी में नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर्स हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि विंटर्स के दौरान लैंड इज मच मोर कूलर एंड ओशन इज वार्मर। तो एयर ओवर द ओशन इज वार्मर, ठीक बात है, एंड ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एयर इज कूलर। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज एब्सोल्युटली राइट। आइए इसको एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये मैप्स हैं, थोड़ा एक रफ मैंने आइडिया यहां पर आपको बना कर दिया है। तो देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 की बात हम कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बिकॉज लैंड इज कोल्डर, आइसोथर्म ओवर लैंड, बेंड इक्वेटर वर्ड, आप देख सकते हैं। और स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है ही, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो आंसर इसका बोथ करेक्ट होना चाहिए एंड दिस इज द वेरी इजी सिंपल लॉजिक। डायरेक्ट एनसीईआरटी से मेरे भाई ये क्वेश्चन मेरे भाई आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। Next question says, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as white and impermeable or least permeable rock. देखो, जब हम चौक की बात करते हैं तो बचपन में हम सब ने चौक को टेस्ट किया हुआ है खा के। जैसे चौक को आप मुंह में डालते हो, ठीक है, बचपन में सबका मन होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो बच्चे चौक खाते हैं राइट और नॉट। एंड जब बच्चे चौक खाते हैं तो चौक मुंह में जाते ही पूरा मुंह सुखा देती है बिकॉज वहां के पूरे स्लैविया को सोक इन कर लेती है। तो चौक विल एब्सॉर्ब मॉइस्चर। इवन अगर आपने कभी ये नोटिस किया हो स्कूल में कि भाई जब भी मॉनसून के मंथ्स आते हैं तो ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ व्हाट हैपेंस इज, जो चौक हैं वो सही से लिखना बंद कर देती है, टूट जल्दी जाती है बिकॉज दे एब्सॉर्ब द मॉइस्चर। तो परमिएबल का मतलब यही हुआ कि भैया मॉइस्चर जो है वो उसके थ्रू इजीली पास आउट कर सकता है, उसमें से निकल सकता है। बात समझ में आ रही है? वहीं जो क्ले होती है वो चिपचिपी होती है, जैसे होती है चिकनी मिट्टी होती है जिससे आप चीजें बना सकते हो, तो वाटर को एब्सॉर्ब करके रखती है, ठीक है, अपने पोर्स के अंदर। स्टेटमेंट 2 कहती है चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्सॉर्ब वाटर। तो पोरस होता है, देखो अब आप समझो कि परमिएबल और पोरोसिटी में और परमिएबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको समझ में आनी चाहिए बात सबसे पहले तो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। तो ये देखो, दूसरी चीज ये हो जाती है कि बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, आइए एक बार हम यहां पर बेसिकली देख लेते हैं। देखिए, क्ले के पार्टिकल्स वेरी टाइटली पैक्ड हैं, चॉक के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, एब्सॉर्ब्स वाटर, वाटर सीप्स थ्रू वेरी फ्रीली, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड क्ले इज लेस पोरस, नॉट सो पोरस, वाटर कैन नॉट पास थ्रू इट, इट इज इम्परमिएबल। ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 2 chalk is porous is correct. Statement 3 clay is not at all porous is wrong because clay has tiny pores but it is still impermeable. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, it is quite important. तो स्टेटमेंट 2 is correct, 3 is incorrect, आप देख सकते हैं, and that is the answer. ठीक है,
तो दोनों के बीच में फर्क भी आपको यहां पर इस क्वेश्चन समझ में आ गया। वॉट इज पोरोसिटी? पोरोसिटी इज एबिलिटी टू होल्ड वाटर, कि वाटर कितनी देर तक होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। और परमिएबिलिटी इज एबिलिटी टू ट्रांसमिट वाटर थ्रू इट, ठीक है। आ रही बात समझ? तो दैट इज द आंसर। आपको समझ में आ गया आंसर? नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements. Without the atmosphere, temperature would be well below freezing point everywhere on the Earth's surface. ऐसा होगा क्या? देखो, अगर आप बात करो वीनस की, जो कि एक प्लैनेट है, या फिर आप मर्क्यूरी की भी बात कर लो, जहां पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं है, तो जो फेस मर्क्यूरी का सन को फेस कर रहा है, सन की तरफ है, वहां पर टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस है, और जो अपोजिट साइड है सन के, वहां पर टेम्परेचर माइनस में है, ठीक है। तो अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो डायरेक्ट सनलाइट आएगी जिस फेस पर, वहां बहुत गर्मी होगी, ये बात समझो, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट थोड़ी सी इशू वाली है। हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक बात है। नॉर्थ हेमिस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर अबाउट 19 डिग्री सेल्सियस है, और साउथ हेमिस्फीयर का अबाउट 16 डिग्री सेल्सियस है। Atmosphere's gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping radiation. Of course, आपको पता ही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज अ ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती है। डायरेक्ट सनलाइट के लिए इट इज ट्रांसपेरेंट, इट लेट द सनलाइट इन। लेकिन जो आउट गोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, जिसको आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, उसको ग्रीन हाउस गैसेस इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। इट इज क्रिटिकल थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। फाइन। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। ऑफ कोर्स ये अर्थ है, आप देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 की जब बात आती है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विदाउट द एटमॉस्फेयर नो होगा, तो एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है दैट विल बी अबाउट -18 डिग्री सेल्सियस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट आपको दिखाई जा रही है दोस्तों, वो तो है ही, थ्योरी भी है। तो यस गाइस, द आंसर विल बी ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जी। Scientific studies suggest that shift is taking place in Earth rotation and axis. Statement 2 कहती है solar flares and associated coronal mass ejections bombarded the Earth outermost atmosphere with a tremendous amount of energy. तो ठीक बात है दोस्तों, ऐसा होता है, ठीक है। As the Earth's polar ice melts, the water tends to move towards the equator. Which one of the following is correct? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको भी हमें देखना जरूरी है। जस्ट अ सेकेंड। किधर गया? Is this the question? Just a second, guys. Really sorry for this issue. राइट, यही है। तो आइए इसकी स्टेटमेंट एक बार हम देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझो। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, वो एक्सियल टिल्ट की बात कर रहा है। तो सोलर फ्लेयर तो डायरेक्टली एक्सियल टिल्ट को इंपैक्ट करता नहीं है, पहली चीज तो आप ये समझ लो। स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं, आइस मेल्ट हो रही है, इक्वेटर शिफ्ट होता है। पोलर आइस मेल्ट होती है तो वाटर शिफ्ट टू इक्वेटर, यस। इससे मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है अर्थ का चेंज होता है, एंड इसकी वजह से देयर कुड बी अ शिफ्ट इन अर्थ्स एक्सिस, दैट इज ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आंसर इज बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली 3 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इट इज करेक्ट, सोलर फ्लेयर सीएमई, ठीक है, करती तो है, लेकिन इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द टिल्ट, ठीक है, ये भी ठीक है। तो दिस इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यूके, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैज मोर देन 4 टाइम जोन्स? देखो, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो टाइम जोन्स हैं वो फ्रांस के हैं, नॉट रशिया। 13 to 14 टाइम जोन है, डिपेंडिंग अपॉन अगर आप एक टेरिटरी को फ्रेंच मानो या फिर फ्रेंच कंट्रोल्ड मानो, ठीक है। तो कंफ्यूजन वहां पर आ जाता है।
ठीक है, किस किस के हैं, किस किस के नहीं है। अब आपको पता है कि डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड है और बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ऑफ कोर्स। ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन। ब्राजील भी काफी चौड़ा है। यूके के पास भी मल्टीपल आइलैंड्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप क्लियरली देख सकते हैं, विच कंट्री हैज यूके में है, डेनमार्क में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑल हैव 4 टाइम जोन्स। आ रही बात समझ? ब्राजील हैज एग्जैक्टली 4, नॉट मोर देन 4, तो आंसर ब्राजील नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आप हटा के देख सकते हैं, ओनली ब्राजील इज नॉट देयर एंड ऑल अदर कंट्रीज आर देयर। बहुत बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। Consider the following statement. Anadyr in Siberia and Nome in Alaska are few kilometers from each other, but when people are walking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. बिल्कुल ठीक बात है। तो जब आप अलास्का को और साइबेरिया को देखते हैं तो उनके बीच में बेरिंग स्ट्रेट नाम का एक स्ट्रेट है और उसी स्ट्रेट से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरे भाई ये है दैट इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में एक दिन एक्स्ट्रा होता है और वेस्ट में एक दिन कम होता है। अगर यहां वेडनेसडे है तो यहां ट्यूसडे होगा, अगर यहां मंडे है तो यहां पर एक दिन आगे होगा, यानी कि यहां ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो अगर आप अलास्का में हैं तो ऑफ कोर्स ये, तो साइबेरिया अलास्का फ्यू किलोमीटर है, बट व्हेन पीपल आर वर्किंग, यस देयर विल बी डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन होंगे, डेट्स अलग होंगी। व्हेन इट इज मंडे इन साइबेरिया, इट विल बी ट्यूसडे इन नो। ये गलत है, ये उल्टा दिया हुआ है। अगर मंडे है साइबेरिया में तो भैया नोम का यानी कि अलास्का का डे एक पीछे होगा, यानी कि वहां होना चाहिए क्या, संडे। वहां पर भी मंडे आया नहीं है। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, 1 इज राइट, आंसर विल बी ए। इसकी सिंपलिस्टिक सी एक्सप्लेनेशन है इंटरनेशनल डेटलाइन के ऊपर मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। ये मैंने लिखा हुआ, ये पीडीएफ भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। हाँ, तो क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ रिसोर्स है, एक तरफ बोट्सवाना में डायमंड, चिले में लिथियम, इंडोनेशिया में निकल। हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्टली मैच्ड। अगर आपने ब्लड नाइट डायमंड करके एक मूवी देखी है लियोनार्डो डिकैप्रियो की, तो उसमें बोट्सवाना के डायमंड ट्रेड के ऊपर काफी बात की गई है। सो बोट्सवाना सदर्न अफ्रीका का पार्ट है, आपको पता ही होना चाहिए। एंड yes, it is very famous for diamonds. इंडोनेशिया में yes, you will find nickel and Chile is part of lithium triangle. आप देख ही सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने न्यूज थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। Yes, it's correct, it's correct, it's correct. All three of them are correct and hence the answer will be all three. Consider the following countries. Andes mountain कहां से पास हो रहे हैं from the above? ठीक है, देखें, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पैराग्वे एंड वेनेजुएला। अगर आप देखें साउथ अमेरिकन मैप को तो एंडीज यहां पर है। आ रही है बात समझ? ये एंडीज है इधर। तो वो कंट्रीज जो कि वेस्टर्न कोस्ट पर नहीं हैं वहां पर नहीं होंगे ऑफ कोर्स। तो बोलीविया तो जानी ही जाती है मेरे भाई एंडीज के लिए, पक्की बात है। कोलंबिया में भी आपको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, इक्वेडोर में भी हैं। पैराग्वे इस साइड है तो वहां पर नहीं है, पैराग्वे समवेयर है। और वेनेजुएला तक ये ऑलमोस्ट आप, तो आप क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर आराम से देख सकते हैं इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन। 7000 किलोमीटर लॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट पर साउथ अमेरिका के लिए है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेनेजुएला, गोइंग थ्रू कोलंबिया एंड गोइंग फ्रॉम बोलीविया, ठीक है। चिले, अर्जेंटीना तो बोलीविया है, ब्राजील में बिल्कुल नहीं है, ब्राजील क्योंकि ईस्ट कोस्ट की तरफ है, आप देख सकते हैं। कोलंबिया में है, इक्वेडोर में है, पैराग्वे में नहीं, आपको बताया था, और वेनेजुएला में भी है। तो आप देख सकते हैं 4 कंट्रीज आर करेक्ट, आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by the terrestrial radiation. Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. देखो वो मैंने भी एक्सप्लेन किया था, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। नहीं,
जब आप सोलर हीट बजट वाला चैप्टर पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी क्लास 11th में, तो आपको समझ में बात आती है कि सिर्फ सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में 14% एब्जॉर्ब होती है, और डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाले वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं जो एरोसोल्स का पार्ट है, और साथ ही साथ दोस्तों आयंस हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में, है ना, आयन जो आयनोस्फीयर है वहां पे थर्मोस्फीयर के अंदर, और साथ ही साथ ओजोन है जो डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हो। चार ही चीजें जो मिलाकर 14% एब्जॉर्ब करती है। लेकिन अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन को कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब करती हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 34%। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, उल्टा लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड, ये ठीक है, ये गलत है। आंसर यू नो, 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट। ठीक है, बहुत ही इजी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ, तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लो यार, ठीक है, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये कहानी आपकी यहां पर हो जाती है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू द पोल्स। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल हाइट। बिल्कुल ठीक। देखो हीट में वैसे भी एयर एक्सपैंड होती है, और हीट की वजह से कन्वेक्शन करंट्स फॉर्म होते हैं। जब आप चाय उबालते हैं पतीले में, तो बीच में एक उबाल आता है और साइड में चाय नीचे जा रही होती है, बीच से ऊपर आती है, तो दैट इज कन्वेक्शन। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप ट्रोपोस्फियर का डायग्राम भी बनाते हैं, है ना, अगर ये आपकी अर्थ है, ये इक्वेटर है ना, और ये ट्रोपोस्फियर है, तो आप उसको हमेशा ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे हाइट सबसे कम है, यहाँ पर हाइट सबसे ज्यादा है, और उसका रीजन यही है, वन ऑफ द रीजन यही है। थर्मल एक्सपेंशन भी एक और रीजन है। ठीक है, तो इट इज क्वाइट करेक्ट, देयर इज नो इश्यूज। नेक्स्ट आएंगे हम क्वेश्चन पे। या दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी, तो यहां पर होती है बात। नेक्स्ट क्लास में 2024 के क्वेश्चंस की बात करेंगे गाइस। बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर। एंड गाइस, इंस्टा जो हमारा प्लेटफॉर्म है यूपीएससी प्रेप लैब का, इसको प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू।